स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। एंटीबॉडी भी 3 प्रकार की होती है, इसे स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं, ए, बी और ए बी। रक्त लेन देन में इसी एंटीजन और एंटीबॉडी की मैचिंग कराई जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि ए एंटीजन के साथ ए एंटीजन के साथ बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन के साथ ए एंटीबॉडी होनी चाहिए, नहीं तो रक्त जम जाएगा। रक्त उपादान निम्नलिखित हो सकता है। रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी, किससे रक्त ले सकता है, किसे रक्त दे सकता है। रक्त समूह ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, किससे रक्त ले सकता है, ए और ओ से। किसे रक्त दे सकता है किसे रक्त दे सकता है, ए और ए बी को। रक्त समूह बी, एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, किससे रक्त ले सकता है, बी और ओ से। किसे रक्त दे सकता है, बी और ए बी को। रक्त समूह ए बी, एंटीजन ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं। किससे रक्त ले सकता है, ये ए बी सर्वग्राही होता है, ये सबसे रक्त ले सकता है। और किसे रक्त दे सकता है, सिर्फ ए बी को। रक्त समूह ओ, एंटीजन रक्त समूह ओ, कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी ए बी होती है। किससे रक्त ले सकता है, किससे रक्त ले सकता है, सिर्फ ओ से। किससे रक्त ले सकता है, सिर्फ ओ से। और किसे रक्त दे सकता है, ये सर्वदाता होता है, ओ सर्वदाता होता है जो सबको रक्त दे सकता है। उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सबसे रक्त ले सकता है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है क्योंकि एंटीबॉडी की मैचिंग कराई जाती है, तो ठीक है, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए यह सबसे रक्त ले सकता है, कोई मैचिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यह सबसे रक्त ले सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी को रक्त दे सकता है। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सभी को रक्त दे सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लेकिन कभी कभी उपरोक्त चार्ट के अनुसार लेन देन के बावजूद रक्त जम जाता है। इसके कारण का पता लैंड स्टीनर एंड वीनर ने RH फैक्टर की खोज करके लगाया। पहली बार यह फैक्टर रीसस बंदर में खोजा गया। पहली बार यह फैक्टर रीसस बंदर में खोजा गया। इसी बंदर के नाम के आधार पर इसका नाम RH फैक्टर रखा गया। जिन लोगों के खून में RH पाया जाता है उन्हें RH पॉजिटिव, और जिनके खून में नहीं पाया जाता है उन्हें RH नेगेटिव कहा जाता है। यदि RH पॉजिटिव वाले रक्त को RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो रक्त जम जाएगा, लेकिन RH नेगेटिव वाले का रक्त RH पॉजिटिव वाले को चढ़ाया जाए तो रक्त नहीं जमेगा। इसलिए अब रक्त आधान चार्ट के अनुसार रक्त की लेन देन करते समय यह देखा जाता है कि ब्लड ग्रुप निगेटिव है या पॉजिटिव। मोटे तौर पर ओ निगेटिव वाले रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। मोटे तौर पर ओ निगेटिव वाले का रक्त किसी को भी चढ़ाया जा सकता है। यही कारण है कि यदि दुर्घटना स्थल पर जांच की सुविधा न हो तो ओ निगेटिव ग्रुप का रक्त चढ़ाना चाहिए। जब कभी RH पॉजिटिव वाली लड़की की शादी RH नेगेटिव वाले लड़के से हो जाती है तो कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इनकी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं क्योंकि रक्त जम जाता है, हालांकि पहला बच्चा सही सलामत हो सकता है। रक्त का जमना। कहीं घाव लगने पर रक्त जमने के लिए निम्नलिखित को जिम्मेदार माना जाता है। पहला, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये यकृत में बनती हैं। दूसरा प्लेटलेट्स, तीसरा विटामिन के, और चौथा फाइब्रिनिल जाल। ब्लड बैंक।
ब्लड बैंक्स में रक्त को ब्लड बैंक्स में रक्त को डेक्सट्रोज या सोडियम नाइट्रेट के घोल में -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। लेकिन इस तरह से रखे रक्त को यदि 10 दिन के भीतर नहीं चढ़ाया गया तो रक्त खराब हो जाता है। अतः यदि रक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो छान कर इससे जीवित पदार्थों को अलग करना होगा, अर्थात यह प्लाज्मा के रूप में ही लंबे समय तक रखा जा सकता है। परिसंचरण के प्रकार। परिसंचरण के प्रकार: रक्त परिसंचरण, लसिका परिसंचरण और जल परिसंचरण। रक्त परिसंचरण और लसिका परिसंचरण मनुष्य जैसे बड़े बड़े जंतुओं में, और जल परिसंचरण अमीबा जैसे अविकसित जंतुओं में होता है। अर्थात बड़े जंतुओं में रक्त और लसिका के माध्यम से भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, जबकि अविकसित जंतुओं में यह काम जल करता है। इसलिए इन जंतुओं के परिसंचरण तंत्र को जल परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। यह परिसंचरण बंद भी हो सकता है और खुला भी हो सकता है। रीढ़धारी जंतुओं में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि इन जंतुओं में रक्त धमनी और शिराओं में बहता है। अरीढ़धारी जंतुओं में खुला परिसंचरण पाया जाता है क्योंकि इन जंतुओं में रक्त पूरी देह गुहा में पाया जाता है। लसिका लिम्फ। कोशिकाओं के बीच जो अंतरकोशिकीय अवकाश होता है उसमें एक द्रव भरा रहता है। इसी द्रव को लसिका कहा जाता है। लसिका के माध्यम से कोशिकाओं के बीच भोजन का आदान प्रदान होता है। लसिका WBC के साथ मिलकर शरीर का सुरक्षा तंत्र भी बनाती है। जहाँ कहीं शरीर में रोगाणुओं का हमला होता है वहाँ WBC के साथ लसिका भी पहुँच जाती है। लसिका और WBC रोगाणुओं को मारकर शरीर की रक्षा करती है। कभी कभी रोग के ठीक होने के बावजूद भी लसिका वहाँ से नहीं हटती, अतः उस स्थान पर एक गांठ बन जाती है। इसी गांठ को लसिका गांठ कहा जाता है। यह गांठ कैंसर का कारण हो सकती है। टीके या वैक्सीन। टीके के माध्यम से कमज़ोर रोगाणु शरीर के भीतर पहुंचाए जाते हैं। इन रोगाणुओं के विरुद्ध हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनने लगती है। एंटीबॉडी बनने लगती है। रोगाणुओं से लड़ते लड़ते धीरे धीरे हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी बन जाती है कि जब शरीर पर वास्तविक रोगाणुओं का हमला होता है तो एंटीबॉडी उस शरीर को विफल कर देती है। जैसे यदि चेचक का टीका बनाना है तो इसके रोगाणुओं को कमज़ोर बनाने के लिए पहले इसे घोड़े के रक्त में प्रवेश कराया जाता है। घोड़े में बहुत अधिक एंटीबॉडी होती है, अतः यह एंटीबॉडी रोगाणुओं को कमज़ोर बना देती है। अब चेचक का यह कमज़ोर रोगाणु ही टीका कहलाता है। जब इस टीके के माध्यम से चेचक के इस कमज़ोर रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो हमारा शरीर इस कमज़ोर रोगाणु से लड़ते लड़ते पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है। कमज़ोर रोगाणु से लड़ते लड़ते पर्याप्त रोगाणु बना लेगा। जब वास्तविक चेचक का हमला होगा तो उस समय हमारे शरीर में इतनी एंटीबॉडी होगी कि हमला विफल हो जाएगा। एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। रोगाणु का हमला होने के बाद इन्हें मारने के लिए जो दवा दी जाती है उसे उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरियल रोगों के लिए होती हैं, वायरल रोगों के लिए नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये दवाएं कोशिका भित्ति को गला देती है, अतः बैक्टीरिया मर जाता है। वायरस की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए ये दवाएं वायरल रोगों पर काम नहीं करती हैं। रोगाणु का हमला होने से पूर्व इस हमले से बचने के लिए सावधानीवश जो दवाएं दी जाती हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहा जाता है, जैसे फिटकरी, हल्दी, क्रीम इत्यादि। माइस्टीन ग्रुप की सभी दवाएं एंटीबायोटिक हैं। पेनिसिलिन को गरीबों की एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी।